नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन भी दबा के रख लीजिएगा। एक बार फिर आज बात करते हैं नेपाल पे। और नेपाल पर मैंने जब से नेपाल में नौजवानों की क्रांति हुई और क्रांति के बाद वहाँ की कम्युनिस्ट सत्ता बदल गई और अब एक अंतरिम सरकार आ गई है। अगले 5 मार्च को वहाँ पर चुनाव होंगे अगले साल और उसके बाद लोकतंत्र की जो भी सरकार बनेगी। इस पर लगातार प्रारब्ध के इस मंच पर छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट देता रहा। लेकिन आज एक बड़ी बात करने जा रहा हूँ और बड़ी बात एक पूरे घटनाक्रम से आपको बताने का प्रयास रहेगा। तो वो उम्मीद है कि अगले कुछ मिनट आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और फिर आप समझेंगे, जी हाँ, कि कैसे कांग्रेस की सोनिया गांधी उन्होंने नेपाल के न सिर्फ राजशाही को खत्म कराया, बल्कि नेपाल के हिंदू राष्ट्र होने के स्टेटस को भी मिटा दिया, लोकतंत्र की बहाली के नाम पे। मामला शुरू होता है 1996 से। 1996 के आसपास नेपाल में माओवादी आंदोलन शुरू हुआ और बाकायदे नेपाल की सेना के साथ युद्ध इसकी घोषणा की गई। उस समय एक चेहरा निकल के आया, प्रचंड। प्रचंड जो भारत से पढ़े लिखे और आज माओवादी सेंटर के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री भी बने, ये आप सबको पता है। इस एक चेहरे को लीजिएगा। 1996 से मामला शुरू हुआ और 2001 में नेपाल के पूरे राजा परिवार की संदिग्ध हालत में हत्या कर दी गई। मैं आज के इस वीडियो में उस हत्याकांड, उसके आगे, उसके पीछे की बातों पर नहीं जाऊंगा, उसको छोड़ देते हैं फिर कभी। 2001 में हत्या हो जाती है और याद कीजिए उस समय भारत में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार चल रही थी। उसके बाद साल आता है 2004 और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारत में हार जाती है और उसके बाद सरकार किसकी आती है? भारत में सोनिया कांग्रेस की सरकार आ जाती है, यूपीए 1, उसके बाद यूपीए 2। अब इसको जरा छोड़ दीजिएगा, उधर चलिए नेपाल। नेपाल में 2001 में जब राजा की हत्या हो जाती है, राजशाही फिर भी रहती है और उसके बाद राजा के छोटे भाई जो आज भूतपूर्व नेपाल के राजा हैं, वो नेपाल के राजा बनते हैं। लेकिन तब तक साल आता है 2004 और भारत में सोनिया गांधी की सरकार आ जाती है, कांग्रेस की सरकार आ जाती है। फिर एक नाम भारत के लेफ्ट पार्टी का सीताराम येचुरी, वो सक्रिय होते हैं और सक्रिय होने के बाद एक जेएनयू को आप एक तरह से कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू, जो कि ख्याति प्राप्त है अपने तमाम कारनामों के लिए, उसको वार सेंटर बनाया जाता है, कंट्रोल सेंट्रल बनाया जाता है। वहां के एक प्रोफेसर सक्सेना, मैं जानबूझ के उनका पूरा नाम नहीं ले रहा हूं, समय आने पर वो भी नाम लूंगा। वो सीताराम येचुरी ये नायक बनते हैं, पूरा स्क्रिप्ट लिखी जाती है, प्रचंड बार-बार वहां पर आते हैं। प्रचंड के माध्यम से इसको ऑपरेट कराया जाता है, चूंकि प्रचंड नेपाल में माओवादी आंदोलन से पहले ही जुड़े हुए थे, चला रहे थे। और सीताराम येचुरी कांग्रेस की उस समय की सरकार, जिसकी मुखिया सोनिया गांधी थी, उनसे संपर्क करते हैं और उनसे संपर्क करने के बाद उनको इस तरह से तैयार करते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रा, उस तक को इन्वॉल्व कर लिया जाता है नेपाल में माओवादी आंदोलन, कम्युनिस्ट आंदोलन चलाने के लिए, राजशाही को समाप्त करने के लिए, लोकतंत्र के नाम पर। ये काम लगातार होता है और भारत की सरकार की शय पर होता है, जो कि उस समय सोनिया गांधी की सरकार थी, भले उसके चेहरे मनमोहन सिंह रहे हैं। प्रचंड भारत और नेपाल की उत्तर प्रदेश जो सीमा है, उसका एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर है, जिला है आज देवरिया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के रहने वाले हैं। मैं खुद गोरखपुर से आता हूं, उसके ठीक बगल का जिला है। प्रचंड की वहां पर रिश्तेदारी है और उनके पत्नी पक्ष की रिश्तेदारी है। प्रचंड अक्सर देवरिया में पाए जाते थे, रहते थे आंदोलन के दौरान। उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन आता है
और अंततः 2006, आप याद कीजिए, 4 में 2004 में यहां सोनिया की सरकार बनती है और 2 साल के भीतर सरकार के सहयोग से, सीताराम येचुरी के मैनेजमेंट से, प्रोफेसर सक्सेना की प्लानिंग से, प्रचंड को चेहरा बनाकर उस पूरे आंदोलन को इस लेवल तक पहुंचा दिया जाता है कि अंततः नेपाल की जनता कथित लोकतंत्र के नाम पर बरगला जाती है और उसके बाद अंत होता है राजशाही का और आ जाता है लोकतंत्र। अब मैंने ये क्यों कहा कि राजशाही खत्म हुई, लोकतंत्र आ गया? फिर सोनिया गांधी कहां जिम्मेदार हैं नेपाल के हिंदू राष्ट्र न रहने के? जी हाँ, जब राजशाही समाप्त होने की बात जब जब की जाएगी, तो जैसे ही राजशाही समाप्त हुई, उसी के तुरंत बाद जब लोकतंत्र आया, तो उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दी गई और उसी के साथ नेपाल का हिंदू राष्ट्र, इसका निशान मिट गया, समाप्त हो गया। ये काम किया, सोनिया गांधी की मदद ली, सीताराम येचुरी यहाँ के लेफ्ट के नेता, उन्होंने डिजाइन किया, जेएनयू इसका वॉर सेंटर बना और नेपाल में अंततः राजशाही के बहाने हिंदू राष्ट्र की समाप्ति हो। लेकिन सोनिया ने ऐसा किया क्यों? इसके 2 कारण हैं। सीताराम येचुरी लेफ्ट के हैं, जिस तरह से इस्लामिक विस्तारवाद है, दुनिया के सारे मुसलमान एक हो, ठीक उसी तरह से ये कम्युनिस्ट भी किसी सीमा को नहीं मानते, किसी राष्ट्रवाद को नहीं मानते। इनके लिए भी चाइना का कम्युनिस्ट इनका नजदीकी है, नेपाल का भी कम्युनिस्ट इनका नजदीकी है। तो सीताराम येचुरी, प्रोफेसर सक्सेना और जेएनयू के उस पूरे गिरोह का इन्वॉल्वमेंट तो समझ में आता है, इंटरेस्ट तो समझ में आता है, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर उठना चाहिए कि आखिर सोनिया गांधी क्यों इंटरेस्टेड थी नेपाल हिंदू राष्ट्र न रहे, वहां डेमोक्रेसी के नाम पर माओइस्टों की सरकार आ जाए, लगातार चलती रहे और पिछले 17 साल में 14 सरकार चलने के बाद वहां पर क्या हुआ बीते दिनों, ये हम सबने देखा है। अब मैं आपको बताता हूं सोनिया गांधी का इंटरेस्ट क्या था। स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, नेपाल दौरे पे गए। सोनिया गांधी जैसे हर विदेशी दौरे पर राजीव गांधी के साथ रहती थी, वैसे ही ये साथ थी। राजीव गांधी का पशुपतिनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम बना। मैं जानबूझ के ये नहीं कह रहा हूं कि दर्शन करने का कार्यक्रम बना। कितने धार्मिक थे, कितने सनातनी थे राजीव गांधी, मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर के व्यवस्थापकों ने सोनिया गांधी को एक ईसाई महिला कह के प्रवेश देने से रोक दिया, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर का यह नियम है, वहां की व्यवस्था है कि कोई भी गैर सनातनी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जा सकता। अपनी पहचान छुपा के कोई चला जाए, वहां कागज दस्तावेज बहुत कड़ाई से चेक नहीं होते। लेकिन सोनिया गांधी कोई आम नहीं थी जो छुप के जा सकती थी, और ये बात राजीव गांधी को खटक गई सोनिया गांधी की इस कथित बेइज्जती के बाद। और उसके बाद राजीव जब वापस भारत लौटे, भारत और नेपाल के संबंधों में पहली बार खटास शुरू हो गई। और वो खटास इस लेवल तक पहुंची क्योंकि राजीव गांधी बदला निकाल रहे थे अपनी धर्मपत्नी जी की बेइज्जती का, इसलिए नेपाल से लगातार रिश्ते बिगड़ते गए। और मेरी याद में यह है कि नेपाल और भारत की सीमा पर उस समय आवागमन तक बंद हो गया। आप सबको पता है नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसका जो नियरेस्ट पोर्ट है किसी भी इंटरनेशनल माध्यम से जुड़ने का, वो कलकत्ता पोर्ट है भारत का। वहां नेपाल के कोई भी कंटेनर आते हैं तो खुलते नहीं है, जैसा कि नियम है, कस्टम चेक नहीं होता, वो सील्ड कंटेनर ही नेपाल की सीमा में चले जाते हैं और तब वहां पर जाके उनका कस्टम चेक होता है। ये एक व्यवस्था है भारत और नेपाल के बीच। ट्रकों की एक लंबी सी फेहरिस्त है अलग अलग बॉर्डर से लगातार आने जाने की, और मेरी याद में है कि सीमाएं रोक दी गई थी। नेपाल में बहुत तबाही मची थी, वहां पर पेट्रोलियम की किल्लत हुई, राशन पानी की किल्लत हुई, दुनिया भर की चीजें, और वो खटास आगे चलती रही। हालांकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उसको उस डेंट को पूरा करने का प्रयास किया गया, और वो सिलसिला 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए, तो जब नेपाल में अर्थक्वेक आया, उस समय तक नरेंद्र मोदी जी ने वो डेंट भरने का प्रयास किया। आप सबको नेपाल से नरेंद्र मोदी की वो त्रिपुंड लगा के, रुद्राक्ष लेके, पशुपतिनाथ आदिदेव शंकर का दर्शन करने के बाद निकलते हुए वो फोटो याद होगा। सोनिया गांधी ये जिद थी कि जिस नेपाल ने पशुपतिनाथ मंदिर में मुझ ईसाई महिला को एंट्री देने से मना किया,
अवसर जब आया सीताराम येचुरी ने वो नस दबाई सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी तैयार हो गई और यहां तक कि उन्होंने हमारे देश की उच्चतम ख्याति लब्ध सुरक्षा एजेंसी रात तक की मदद भी मुहैया करा दी सीताराम येचुरी को और प्रचंड के माध्यम से। इसी के साथ सिर्फ मामला यहीं तक नहीं था। आप देखिए कैसे स्वार्थी लोग हैं और किस तरीके से लोग इसमें इन्वॉल्व होते गए। मैंने आपको कहा था प्रचंड पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया से अपना ताल्लुक रखते थे, एक रिश्तेदारी, वहां वो लगातार रहते थे। और नेपाल और भारत की जो ये सीमा है जिसको सोनौली बॉर्डर कहा जाता है, जो गोरखपुर महाराजगंज होते हुए देवरिया, गोरखपुर महाराजगंज और उसके बाद सोनौली आ जाता है। आपको एक नाम याद होगा, मिर्जा दिलशाद बे। यहाँ डी कंपनी की भी एंट्री हुई और एक पूरा, जब माओवादी आंदोलन चलाया जा रहा था, यहाँ से मैनेज किया जा रहा था, तो बट नेचुरल होती है ऐसे आंदोलनों को पैसे, हथियारों, तमाम चीजों की जरूरत होती है। तो बाकी रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जा रहे थे अलग अलग माध्यमों से, लेकिन उसी के साथ एक डेली खर्चों के लिए एक नया रास्ता खोला गया और वो नया रास्ता था भारत से गाड़ियों को उठा के, यानी गाड़ियों को किडनैप करके, चोरी नहीं, किडनैप करके नेपाल की सीमा में पहुंचा देना और उसको डिसमेंटल करके आगे भेज देना या खड़ा खड़ा भेज देना। लेकिन आप जान के आश्चर्य होगा आपको कि एक समय ऐसा भी था जब गाड़ियों की फिरौती ली जाती थी। आपने सहारा इंडिया परिवार का नाम सुना होगा, सुब्रतो राय, अब नहीं रहे, गोरखपुर से ही आते। सहारा में एक बड़ा चलन था, सैकड़ों हजारों गाड़ियां एक समय, जब उनकी तूती बोलती थी, वो जिस भी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने मैनेजर्स के लिए सहारा में गाड़ियों का बड़ा फैशन था। सैकड़ों सैकड़ों सहारा की गाड़ियां रातों रात अपहरण की जाती थी, नेपाल ले जाया जाता था और फिर अच्छी खासी पर गाड़ी फिरौती लेके उसे वापस किया जाता था। ये पूरा नेटवर्क चलाता था मिर्जा दिलशाद बे। और यहीं पर आईएसआई की एंट्री हुई, दाऊद की एंट्री हुई और एंट्री हुई मजहबी मामले की। और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार तक के नेपाल बॉर्डर पर अवैध मदरसों, मस्जिदों और इस तरह के सेंटर्स का एक पूरा जंजाल बिछाया गया। खैर, मिर्जा दिलशाद बेग निपटा, वो कैसे निपटा उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन कैसे स्वार्थी लोग इन्वॉल्व होते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से ताल्लुक रखने वाले बाद में बसपा और सपा सरकारों में मंत्री भी बने साहब, वो मिर्जा दिलशाद बेग और प्रचंड के साथ लोकल सर्विस प्रोवाइडर, पूर्वांचल के कुछ और बड़े व्यापारी, जिनमें से एक आध तो सांसद बने जो सीमावर्ती जिलों से, मंत्री भी बने, उनका इन्वॉल्वमेंट किस बात के लिए? ये जो पूरा इकोनॉमिक चैन था जो कि नेपाल में चल रहे उस माओवादी, उस कम्युनिस्ट, सो कॉल्ड कथित लोकतंत्र के पैरोकार आंदोलन, उसको समर्थित करता था, लेकिन अपना लेवी रखता था, अपनी कमाई रखता था। तो सोनिया गांधी को अंततः 2006 में हासिल हो गया अपना वो मकसद, जिसमें उन्होंने उस नेपाल के हिंदू राष्ट्र की अस्मिता को ही समाप्त कर दिया, जिसने पशुपतिनाथ मंदिर में उनके प्रवेश को रोका था। यहां सोनिया गांधी के दो टारगेट अचीव हुए, एक उनका निजी बदला और दूसरा, जिस बात के लिए वो जानी जाती हैं, क्रिश्चियनिटी के प्रसार के लिए। स्पष्ट रूप से मैं ये कहता हूं। बहुत से और किरदार हैं जिस पर अगर लगातार बात करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन पूरे तथ्यों के साथ ये हाईलाइट है, ये बुलेट पॉइंट आपको दे रहा हूं। 2006 में अंततः नेपाल में सत्ता बदली। 29 सालों का इतिहास, खूनी इतिहास, जिसमें कागजों में कहा जाता है कि नेपाल में 16,000 मात्र हत्याएं हुई, लेकिन हत्याएं 16,000 नहीं थी, 16,000 से बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद जब कम्युनिस्ट सरकार नेपाल में आई तो उसने बीते 17 सालों में 14 सरकारें दी, केवल भाई भतीजावाद किया, परिवारवाद किया, भ्रष्टाचार किया, और जिसका नतीजा हुआ कि वहां पर ये क्रांति हुई। भारत में नेपाल को देखते हुए बहुत सारे कांग्रेसी और कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग प्रसन्न हैं कि यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे कितनी नकारात्मकता बोई जा रही है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी कूद पड़े, ऐसे नेता भी कूद पड़े, उधर तेजस्वी, मतलब जिसको मौका मिल रहा है नेपाल दोहरा दो, नेपाल दोहरा दो। जब बांग्लादेश हुआ तो बांग्लादेश दोहरा दो। लेकिन साहब, अगर नेपाल यहाँ दोहराया जाएगा तो मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया है
कि आखिर किसके ऊपर नेपाल दोहराया जाएगा। अगर जनता निकलेगी तो परिवारवाद को समाप्त करेगी, और भारत की जनता ने 2014 में वो काम कर दिया है। परिवारवादी पार्टी को सेंटर से हटा दिया है, उत्तर प्रदेश से हटा दिया है, बिहार में भी आज विपक्ष में है। और ऐसी सरकारों और ऐसे राजनीतिक दलों, ऐसे परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर भारत में नेपाल दोहराने की हसरत कोई पाले है तो टारगेट आप होंगे, भगेंगे आप, जनता आपको दौड़ाएगी, भले आप विपक्ष में हो। क्योंकि याद कर लीजिए, नेपाल में भी सत्ता पक्ष वालों को भी दौड़ाया गया है और विपक्ष वालों को भी दौड़ाया गया है। इसलिए ये पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसमें आपको ये बताया मैंने कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने ये काम किया। सीताराम येचुरी उसके मुख्य नायक हैं, चेहरा प्रचंड और जेएनयू था अड्डा जहां से ये काम किया गया। इन बातों को मैं और वीडियोस में विस्तार दूंगा। आज केवल इस छोटे वीडियो में आपको बुलेट पॉइंट दे रहा हूं। आगे जरूर इस पर बात करेंगे, और ऐसे कई लोगों के संपर्क में मैं हूं जो उनके पल पल की जानकारियां रखते हैं। कैसे ये सारा कुछ हुआ, इसमें और कितने चेहरे इन्वॉल्व हैं, और कितने नाम इन्वॉल्व हैं, कितनी पार्टियां इन्वॉल्व हैं, कितने व्यापारिक घराने इन्वॉल्व हैं। मैं वादा करता हूं एक लंबा पॉडकास्ट समय आने पर इसी प्रारब्ध पर आपको देखने को मिलेगा। उन लोगों के साथ मैं बात करूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाइए, इसे फैलाइए, और चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद। हर वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो आज के इस वीडियो को अब यही समाप्त करते हैं। मुझे अवनीश को दीजिए इजाजत। नमस्कार, प्रणाम।